नमस्ते, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आकाश। मेरा नाम हर्षित गोयल है, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश एंड एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारे एक्स स्टूडेंट रहे हैं, प्रतीक वाजपेयी, जो पिछले साल जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन हमारे यहाँ से की थी और जेई एडवांस 2025 में सेलेक्ट हुए के अभी आईआईटी रुड़की के अंदर पढ़ रहे हैं। प्रतीक, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे सेशन में। एंड आज हम जानना चाहें, प्रतीक के बारे में जानेंगे कि प्रतीक का जो पूरा जर्नी रहा है। प्रतीक ने अपने स्कूल ईयर्स से लेके जेई प्रिपरेशन और फिर अब जो आईआईटी में जा चुके हैं, तो वहाँ का इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, इनकी प्रिपरेशन के दौरान कैसी इनकी मनोस्थिति थी, कैसे इन्होंने अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी को कंप्लीट किया, उसके बारे में जो स्पेसिफिक बातें हैं वो हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम प्रतीक से पूछेंगे। तो प्रतीक, अगेन वेलकम। एंड सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि आपकी जो स्कूल डेज थे वो कैसे रहे और कैसा आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट था और कैसे आपने ये सोचा कि आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है। ओके सर, तो मैं अपनी स्कूलिंग कोलकाता से कर रहा हूँ, मैं एडमस इंटरनेशनल स्कूल से। और स्टार्टिंग में तो स्कूल डेज तो बहुत अच्छे ही जाते हैं और मतलब चाइल्डहुड बहुत अच्छी होती है। और जहाँ तक बात रही जेई की, तो स्टार्टिंग से थोड़ा मैथ्स और साइंस ओरिएंटेड थोड़ी फैसिनेशन थी। हमेशा थोड़ा सा था कि इनमें थोड़ा सा जानना है, मतलब स्टार्टिंग में यूँ जेई को लेकर नहीं था, मतलब टॉपिक स्पेसिफिक था। तो फिर मैं जब देखा कि तीनों जब क्लब अप हो रहे हैं तो एक स्ट्रीम ही बन जाती है और जो जिसकी पेनल्टीमेट जर्नी जेई की तरफ जाती है, तो वो इवेंचुअली मैं उस तरफ इंक्लाइन हो गया था। ओके, वेरी गुड। आईआईटीज़ के बारे में ऐसा क्या था जिसने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? एक तो उसकी एलुमनाई नेटवर्क, जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में कोई ना कोई ऐसा फेमस पर्सनालिटी आ रहा है जिसकी मतलब जब उसे बैकडेट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी आईआईटी से पढ़ के गया हुआ है। और आज के डेट में बड़े बड़े मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओ हैं वो और बहुत सारे आईआईटीएंस हैं। इवन टॉप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो यूएस बेस्ड भी हैं। तो हमेशा से वो रहा है कि वो हमेशा एक लीडरशिप के तरफ उनकी वो इंक्लिनेशन रही है। तो हमेशा एक ब्रॉड मतलब वो एक बहुत विविड फिगर आता है उनके नाम पे। तो थोड़ा सा हमेशा से वो तो एक रहा है। और प्लस कैंपस हमेशा से इतना ब्यूटीफुल है आईआईटीज़ का, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत काम कर चुकी है इस कैंपस पे। तो इतनी बेस्ट लाइफ मिल रही है जो मतलब कभी सोचा भी नहीं था। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि भाई बेस्ट इंजीनियरिंग ऑप्शंस डेफिनेटली आईआईटी इंडिया में। एंड कोटा आने का आपने कैसे डिसाइड किया जेई प्रिपरेशन के लिए? एक तो कोटा तो जेई के लिए एक हब माना जाता है। यहाँ पे मतलब एक प्रॉपर लेवल पे मतलब एकदम बिल्कुल डीप डाउन उसको पढ़ाया जाता है। और सिर्फ पढ़ाते नहीं है, यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट साथ के साथ जो माहौल है यहाँ पे, और हमेशा वो एक फोकस बना देता है और एक मेहनत करना सिखा देता है कोटा। तो हमेशा से ये रहा है कि जेई यहीं से करनी थी। एंड आपने जैसे जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी, तो जो स्कूल लेवल का करिकुलम होता है और फिर जो जेई का करिकुलम होता है, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस फील हुआ और आपने कैसे कोप अप किया उसके साथ? हाँ, अब स्कूल लेवल की करिकुलम तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहती है और वहाँ पे थोड़ा सा वो मार्क्स के पीछे और मतलब बस स्कूल के सिलेबस कंप्लीशन के पीछे हम लोग ध्यान देते थे, और कभी भी वैसे उस चीज़ को जानने का अपन ने कभी सोचा नहीं था। और यूँ जो जंप आती है वो 10 से 11 में बहुत वास्ट जंप होती है। और तो 11th में वो अंदर से तो स्टार्टिंग में तो वो हिट किया कि इतना बड़ा सिलेबस है और कैसे करना है। पर इवेंचुअली वो रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ पे टाइम भी अपने पास बहुत है और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे जैसे टीचर सजेस्ट करते जा रहे हैं तो मैनेज होती जाएगी। मतलब वो धीरे धीरे लाइन में आती जाएगी और अपन करते रहेंगे इस चीज़ को। बेसिकली कंटेंट बहुत वास्ट है बट फिर टाइम भी हमें अकॉर्डिंगली मिल रहा है और बहुत प्लान्ड है पूरी चीज़। बिल्कुल। तो प्रतीक, जब आपने कोचिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आकाश में, तो आपका जो डेली रूटीन रहता था वो किस तरह से रहता था? हाँ, तो मैं तो क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहा था। तो एक तो उसकी स्लॉट पूरी जाती थी, उसके बाद एक सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके। तो ऑलमोस्ट जितना टाइम मैं क्लासेस को दे रहा था तो उतना ही टाइम मैं सेल्फ स्टडी को एलोकेट करता था, जिसमें मैं बीच में रिविजन्स को भी प्लान करता था और साथ के साथ जो मॉड्यूल सॉल्व करवा रहे हैं मतलब और टेस्ट पेपर एनालिसिस। तो ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स मेरी सेल्फ स्टडी में जाती थी और सेम अमाउंट ऑफ टाइम मेरी डेली क्लासेस में जाती थी। तो जो सेल्फ स्टडी रहती थी उसके अंदर आप क्या क्या पार्ट कवर करते थे? जैसे डेली कुछ कंटेंट डिलीवर भी होता होगा, होमवर्क भी मिलता होगा, तो एक तो बैकलॉग होता होगा। सबसे पहला चीज़ जो मैं करता था वो यूँ रहता था कि जो नोट्स मैं करके आया हूँ उसको जस्ट आते सही थी मैं रिवाइज़ कर लेता था, तो वो मेरे एक फ्रेश मेमोरी में वो स्टोर हो जाती थी। उसके बाद जो भी होमवर्क मेरे को मिल रहे होते थे तो पहले तो ओबीडियंटली मैंने उस होमवर्क को कंप्लीट किया है। उसके बाद एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम हमें एक गैप मिलता था, तो उसमें मैं आइदर जो प्रीवियसली जो मेरे लिए आइदर बैकलॉग बन गए हैं या कोई चीज़ जो मेरे को टफ लग रही है उस चीज़ को मैं रिवाइज़ करता था, या जो अपकमिंग टेस्ट में जो टॉपिक्स आने वाले हैं तो उस चीज़ पे थोड़ा मैं फोकस करता था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक रहेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था एंड उसके चैलेंज को ओवरकम कैसे किया आपने?
तो सबसे ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग लगती थी वो थी केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा कभी भी मतलब वो याद रखने वाला मेरा वो मेमोरी पावर बहुत कम है, मतलब मेरी बिल्कुल वही मतलब गोल्ड फिश वाली मेमोरी वाली सीन है। तो मेरे को वो रहता था कि अब मैं इसलिए मेरे को डर बैठ गया था उसका, तो उसको एक डर भी था प्लस फोमो भी क्रिएट हो गया था कि बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, ये होते हैं, तो वो उसको लेके मैं बैठा हुआ था। तो अपने को वो लगा कि ऐसे तो होने वाला नहीं है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा मतलब मैं स्ट्रक्चर्ड वे में करना स्टार्ट किया, लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट किया, और बहुत सारे मटेरियल्स नहीं करता था मैं, एनसीईआरटी और मॉड्यूल ही कर रहा था, और मल्टीपल टाइम में करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे वो सही होने लगी, नंबर्स भी आने लगे, तो इवेंचुअली वो ओवरकम हो गया वो डर। और जो टाइम डिवीजन होता था, जैसे ऐसा फिक्स था कि डेली कितना टाइम के सब्जेक्ट को देना है, या वो कस्टमाइज करते थे? मैं कस्टमाइज करता था जनरली, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं रहता है, कभी कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वीक फील होती है चैप्टर वाइज, मतलब इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग है पर कभी वीक हो सकती है, तो उससे ज़्यादा टाइम देता था, तो कस्टमाइज ही करता था जनरली मैं। एंड जो आपने कोचिंग की आकाश में, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट था और जो टीचर्स थे, तो किस तरह से प्रिपरेशन में रोल रहा, कैसे उन्होंने हेल्प करी, जो आकाश का सिस्टम था उसके बारे में कुछ बात बताइए। तो एक तो सिर्फ तो एक एकेडमिक्स तो एक पार्ट हो गई, और उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो नॉन एकेडमिक पार्ट। एकेडमिक तो बहुत ही अच्छे लेवल पे उनने कराया, मतलब सारे डाउट्स क्लियर किए, सारे टेस्ट में एनालिसिस भी बहुत हद तक उनने करके बता दिए थे कि कैसे करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करने हैं, तो ये एक पार्ट तो बहुत बड़ा उनका रोल है। नॉन एकेडमिक भी जो सेल्फ डाउट आते थे, या बहुत बार डाउन फील होता था, या टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, तो खुद के ऊपर लगता था कि होने वाला है या नहीं होने वाला, या जो एग्जाम से जस्ट पहले का जो डर होता है, वो पैनिक के अंदर मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक थोड़ी पैनिक वाली प्रॉब्लम थी, तो इस चीज़ के लिए कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, और अपने को ऐसा फील कराया कि नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और अपन कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे तुमने सेल्फ डाउट की बात कही, तो ये बहुत नॉर्मल होता है कि जैसे बच्चा जब प्रिपरेशन करता है तो बहुत बार उसको सेल्फ डाउट आता है, डीमोटिवेशन आता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस दौरान एज अ एस्पिरेंट बच्चे को क्या करना चाहिए? तो ये जो सेल्फ डाउट जो चीज़ है, ये हमें फ्रिक्वेंटली आती थी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, पर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यही है कि जो चीज़ को लेकर हमें लगता है कि कहीं एकेडमिक वाइज कि ये चीज़ ही मुझे प्रॉब्लम करता, तो उस चीज़ को जितना जल्दी फेस कर लेंगे उतनी अच्छी चीज़ है। टेस्ट को लेकर सबसे ज़्यादा डर बैठा रहता है कि उस दिन परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, तो उससे अच्छा है कि हम लोग फ्रीक्वेंटली टेस्ट दें। जितना ज़्यादा देंगे तो उस चीज़ को एक्लेमेटाइज करेंगे, और उस सिचुएशन को जितने बार फेस करेंगे उस चीज़ का डर खत्म होगा, और जो अपनी जो सेल्फ डाउट है कि अपन कर भी पाएंगे कि नहीं, वो चीज़ भी धीरे धीरे इवेंचुअली फेड अवे हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से। तो जैसा आपने टेस्ट के बारे में कहा, तो अगला क्वेश्चन टेस्ट के ऊपर ही था। जेई प्रिपरेशन के दौरान जो टेस्ट होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? पहला क्वेश्चन का पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि कई बार बच्चे टेस्ट देते नहीं है बिकॉज टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं होती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके आपका जो साइड रहता था वो क्या रहता था? हाँ, तो टेस्ट तो एक इज़ अ मस्ट, मतलब वो छोड़ना मतलब पूरा ही प्रिपरेशन को हैम्पर करने के बराबर है, क्योंकि टेस्ट से इवेंचुअली हमारे जितनी कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़ रखे हैं उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है कि हमें आती भी है या नहीं, या जो हम लोग फॉल्स अपने एजम्पशंस बना रखे रहे होते हैं, आइदर हमें लगता है कि हमें आती है और नहीं, बहुत बार होती है कि जिस पता चलता है नहीं आ रहा है, या बहुत बार हमें लगता है या मतलब नहीं आती पर वो इवेंचुअली हो जाती है। तो ये चीज़ टेस्टिंग से ही पता चलती है, और टेस्ट हमें देने ही चाहिए। और बहुत बार होता है कि सिलेबस पूरी तरह से रिवाइज नहीं है या हमारी कंप्लीट नहीं है, तो टेस्ट देने से पहले डर लगता है, तो वो उससे क्या होगा कि टेस्ट नहीं देने से वो कभी क्लियर नहीं होने वाला। तो आइदर टेस्ट देने से हम लोग कुछ नई चीज़ सीख लेंगे, और नहीं तो हम अपने आप को इवेंचुअली टेस्ट कर लेंगे कि हमारी प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है या नहीं। तो टेस्ट देना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, अगर जैसे मैंने ये देखा भी है टीचिंग के दौरान कि बच्चा एक बार टेस्ट छोड़ना सीख जाता है तो फिर वो लूप में चला जाता है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट छोड़ता है, जो सही नहीं रहता है। देन जैसे एक बच्चों का पार्ट रहता है कि बच्चों का ये खास तौर पे जो बच्चे 1 ईयर के प्रिपरेशन करते हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन काफ़ी आता है। वो ये बार बार कहते हैं कि क्लास के पेस के साथ और जो होमवर्क मिलता है वो कैसे मैनेज करें और बैकलॉग कैसे अवॉइड करें। तो इसके लिए क्या गाइडेंस रहेगा आपका? उनके लिए तो सबसे बड़ी ये गाइडेंस है, क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ को पे रिलाई ना करें। इवेंचुअली जितना सा उन पे टाइम है, ऑब्वियसली जो 2 ईयर की प्रिपरेशन को वो 1 ईयर में क्लब अप कर रहे हैं, तो उन पे टाइम ऑब्वियसली थोड़ी सी कम है, तो वो उस चीज़ पे हमेशा पूरे टाइम पर अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उस चीज़ से बिल्कुल ही कट हो जाएं। 1 साल का टाइम है, वो कर सकते हैं, और अपने को प्रॉपर जो भी पूरे दिन को यूटिलाइज़ करना है, और पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के पीछे ही बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिए जिसके कारण क्या होगा 2 चीज़ लैग कर जाएगी और वो फिर पूरी चीज़ को हैम्पर करेगी। तो
तो जितना बताया जा रहा है, क्योंकि फैकल्टीज़ बहुत टॉप नॉच है और सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि उन पे क्या प्रॉब्लम बीत रही है, तो उनसे अच्छी मतलब वो जैसे गाइड करेंगे तो वो प्रॉपर उनकी स्ट्रक्चर्ड ही ऐसी है कि स्टूडेंट को कभी वो फील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक ये रहेगा कि जेई मेन का जो जनवरी अटेम्प्ट था, तो जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो फिर लास्ट के एक मंथ में आपने क्या किया जेई मेन के पहले? तो लास्ट के एक मंथ में तो पहले मैं पूरे चीज़ को मतलब पहले सारे नोट्स को मैंने सम अप किया कि मैं प्रॉपर मैंने किया क्या क्या है, तो अपने आप को पूरी मेमोरी में एक बार रिकॉल किया कि पूरी थ्योरी क्या थी। और उसके बाद हमारे पार्ट टेस्ट होते थे, तो जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ सिलेबस हमारी कवर होती थी पर वीक। उससे क्या होता था कि हमें छोटे छोटे सेक्शंस में हमने पूरी चीज़ को डिवाइड कर रखा था, और छोटे सी चीज़ पे काम करने से क्या होता था कि बहुत माइक्रो लेवल पे करने से हमारे अंदर वो होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतना तो मुझे आता है, तो वो एक तरह से ऐड होते जाती थी हर वीक एक टेस्ट के बाद कि हमें इतना आता है, 20% आता है, 40% आता है, तो एक कॉन्फिडेंस भी वो साथ के साथ दे रहा था। और मैंने जैसे कि सक्सेस अचीवर मैंने लगा रखा था पूरी की पूरी, और इवेंचुअली उसने हेल्प किया था, और फ्रिक्वेंटली मैंने टेस्ट दिया था उस टाइम पे। एंड आते आते तो मैंने 2-2 दिन या 3-3 दिन पे मैंने टेस्ट दिए हैं, क्योंकि उस सिचुएशन को जितना जल्दी जितने बार फ्रिक्वेंटली फेस करूँगा उतना ही अच्छा आउटकम निकलेगा। एंड जैसे अब तो जेई मेन में जैसे आपका अच्छा स्कोर रहा था, आपने इवन फिजिक्स में 100% भी स्कोर किया था, फिर डेफिनेटली आपका फोकस शिफ्ट हो गया होगा एडवांस की तरफ। तो जो जेई एडवांस्ड 2025 का जो पेपर था, उसके जो पेपर के पहले लास्ट के 2 महीने जो थे, तो लास्ट के 2 महीने में आपने कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, तो जस्ट मैंने मेंस के बाद मेरी फोकस पूरी की पूरी एडवांस की तरफ शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि पहला मेंस बहुत सही हो गया था कि जिससे मेरे वो डर खत्म हो गया था कि मेरे को अब सेकंड मेंस पे फोकस करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने प्रिपरेशन में जितना ज़्यादा वो डेप्थ में कॉन्सेप्ट को है, जो थोड़ा मोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे था या ऊपर से मैं कर रहा था, उसको मैं थोड़ा डेप्थ में गया। उस चीज़ के रिलेटेड मैंने थोड़े टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। टफ इन द सेंस कि जो अपने उसी के कंटिन्यूएशन में जो सक्सेस मैग्नेट्स के क्वेश्चन है उसे मैंने बहुत थरली लगाई। फिर उस हमें बहुत क्यूरेटेड मटेरियल्स मिल रहे थे, तो वो भी साथ के साथ मैं करते गया। टेस्टिंग्स मैंने बढ़ा दी, और स्पेशली केमिस्ट्री जो मेरी वीक पोर्शन थी उसको उसकी रिवीजन मैंने फ्रिक्वेंट कर दी। एंड एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, जेई एडवांस के पेपर के दिन, उस दिन क्या माइंडसेट था? उस दिन तो क्योंकि मेरा सेंटर मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ा था, तो हमने एक रात पहले मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम लोग ऑलरेडी सेंटर के पास जा चुके थे। ऑब्वियस सी बात है, वो जितना भी मैं अपने आप को बता लूँ कि डरना नहीं है, ये नहीं है, तो पर वो ह्यूमन का जो मेंटालिटी होता है वो थोड़ा सा वो एक डर आ ही जाता है अंदर से। तो उस समय पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया। इवन मैं फैकल्टीज़ के साथ मैं कॉल पे भी मैं उस समय एंगेज था, तो वो लोग भी रात को भी मेरे को बहुत हेल्प की, जिससे मैं सो पाया। क्योंकि वो साउंड स्लीप नहीं मिलेगी मुझे, तो मैं अगले दिन पेपर में पैनिक करूँगा, और वो पैनिक जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता। ऑब्वियसली थोड़ा सा अपने आप को काम रखा कि यार मैं मतलब इतने दिन से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो कुछ तो मुझे आता ही है, मैं फिर ही इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और ये पेपर दे पा रहा हूँ मैं। तो अपने आप को वो काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा था कि खाना भी मैंने थोड़ा लाइट ही इसलिए लिया, थोड़ा तो पैनिक हो रहा था मैं मतलब बीच बीच में, पर वो पेरेंट्स और टीचर के साथ मतलब वो इंटरेक्शन से वो थोड़ा कंट्रोल में रह रहा था। ये बात आपने बहुत सही कही कि अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो उस पर आप बिलीफ रखें, एंड ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि अगले दिन जो होगा अच्छा ही होगा। एंड जेई एडवांस का पेपर जब आपने फर्स्ट पेपर देखा था, तो क्या रिएक्शन था आपका, और आपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया? फर्स्ट पेपर तो थोड़ा रिलेटिवली इजी था सेकंड पेपर से, तो ये कुछ देखा हुआ पेपर लग रहा था, क्योंकि इतने पेपर्स देने के बाद तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली तो नहीं सेम थे, पर उसकी मतलब मेथड्स सिमिलर क्वेश्चंस थे, उसके मेथड्स बहुत हद तक सेम थे। तो अपने आप को तो सबसे पहले तो रिलीफ मिला कि नहीं, बहुत ही चीज़ जिसको अलग समझता था उतना अलग नहीं है, डुएबल चीज़ है जो कर सकते हैं। तो उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। हाँ, बीच में मेरी थोड़ी सी पेस ख़राब हुई थी, पर इवेंचुअली थोड़ा सा मैंने मैनेज करके उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। इतना कर लिया कि मेरे को सेकंड पेपर के लिए कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे को बैक ऑफ द माइंड पता था कि सेकंड पेपर टफ होने वाला है, पर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं उसे हिट कर सकता हूँ उस पेपर को। एंड जो पेपर के बीच का जो गैप था, जो ये 2.5 आवर का गैप मिलता है, तो उस दौरान आपने कैसे क्या उस दौरान मैं पहले से प्री प्लान करके रखा था। पापा लंच ला चुके थे। मैं बिल्कुल 2 रोटी मैं खाया, और बिल्कुल मैं उस समय सो गया था, क्योंकि सोचने से ही चीज़ बिगड़ती है। तो उस समय मैं बिल्कुल सो गया था, माइंड को ऑफ करके। पेपर से जस्ट आधे घंटे पहले पापा ने मुझे उठाया, सेंटर पे पहुंचा। 15 मिनट पहले उन्होंने गेट क्लोजिंग से पहले मैं बस एंटर किया, और वहाँ पे जाके वॉशरूम वगैरह मैं करके मैं प्रॉपर अपने डेस्क पे आके, और वहाँ पे भी मैं बस हेड डाउन करके मैं लेटा था, क्योंकि मैं सोच नहीं रहा था। मैं सोचूंगा ही कि मैं फिर वापस से पैनिक मोड में जाऊंगा, इसलिए मैं बिल्कुल ही काम रह रहा था। और जैसे पेपर स्टार्ट हुआ, बस मैं सीधा हिट किया वो पेपर को, फिर मैं कुछ सोचा नहीं था बीच में। डेफिनेट फिर एडवांस का रिजल्ट आया, तो अब आपको मिला आईआईटी रुड़की। तो थोड़ा सा आईआईटी की लाइफ के बारे में बात करेंगे। पहला तो
कैंपस में एंटर करने के बाद पहला रिएक्शन क्या था? पहला दिन तो थोड़ा टायरिंग था क्योंकि उस दिन हमारी ओरिएंटेशंस वगैरह स्केड्यूल्ड थी और अपनी रजिस्ट्रेशन थी, तो वो थोड़ा बहुत हेक्टिक प्रोसेस था, वो पूरा दिन उस पर गया है। पर वैसे जो एक्सपेक्टेशन थी अपनी कैंपस को लेके, क्योंकि हमने जितने भी यूट्यूब से या कोई भी शॉर्ट्स वगैरह में देखे थे, तो मैं जैसे रुड़कीज़ में हूँ तो मैंने वो थॉमसन बिल्डिंग मैंने देख रखी थी। पर थॉमसन बिल्डिंग नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर है और सामने से देखने में तो और ही ज़्यादा सुंदर लगता है, पर पूरी कैंपस ही फोटोजेनिक है। मतलब इमेजिनेशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब ऐसा बोला जाता है व्हाइट हाउस की बिल्डिंग जैसी। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब वो फील देती है प्रॉपर। इवन मैं कोलकाता से हूँ तो इसलिए हम उसे हमेशा विक्टोरिया मेमोरियल से कंपेयर करते हैं। वो आर्किटेक्चर बहुत सिमिलर सी है और अंदर से तो बहुत हद तक मिलती भी है दोनों, तो वो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे को लग रहा था कि जो प्रिपरेशन थी वो वर्थ इट थी, मतलब ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं क्यों ही प्रिपेयर किया था, मतलब अबव एक्सपेक्टेशन थी वो कैंपस। एंड एक स्टूडेंट जो एस्पिरेंट होता है उसकी एक इमेजिनेशन होती है आईआईटी लाइफ को लेके, और फिर जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने उसको रियलिटी में देखा, तो इन दोनों का कंपैरिजन, मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहाँ जो मिला, उसके बीच में क्या कंपैरिजन रहेगा? मतलब मेरे को लगा था स्टार्टिंग में, क्योंकि जो इवेंचुअली अपन मेनली देखते हैं 3rd या 4th ईयर वाले को बहुत ज़्यादा फोड़ रहे हैं, हर फील्ड में मचा रहे हैं और वो थोड़ा सा गीक टाइप के बंदे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। पर अब जब, क्योंकि 1st और 2nd ईयर वाले बहुत ज़्यादा रॉ होते हैं, हर चीज़ को फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते, तो उस चीज़ का भी एक अलग मज़ा है उनके साथ मस्ती करना, इतने सारे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस पड़ रहा था, इतने फ्रेंड्स भी थोड़े कम थे फ्रेंड सर्कल, तो थोड़ा सा वो चीज़ को लेके था। अपन इस चीज़ को वहाँ पे एंजॉय किए प्रॉपर जाके, मतलब एक नया लाइफ मिला, पूरी रोलर कोस्टर है वो लाइफ। एंड आईआईटी रुड़की की सबसे अच्छी बात जो, या आईआईटीज़ की जो सबसे अच्छी बात जो आपको वहाँ जाने के बाद लगी, एक तो आपने डेफिनेटली पहले कहा था कि एलुमनाई नेटवर्क बहुत वास्ट होता है, वो सारी चीज़ें हैं, बट एक पॉइंट अगर अपन बताएं आईआईटी लाइफ के बारे में जो आपको सबसे बेस्ट लगता है। हाँ, अब ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर जो मुझे स्पेशली फैसिनेट करती है वो वहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। मतलब मेरे को थोड़ा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं हमेशा से थोड़ा, और वहाँ पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हर स्पोर्ट्स के लेके प्रॉपर कोचेज़ हैं, प्रोफेशनल लेवल पे सिखाते हैं। मैं जैसे स्विमिंग और मैं जिम करता हूँ, तो स्विमिंग के प्रॉपर कोचेज़ हैं, तो सब कुछ ही बहुत प्री प्लान्ड है। एक स्लॉट बना हुआ है जो सब कर सकते हैं वहाँ पे और सीख सकते हैं, कुछ भी नया स्किल सीख सकते हैं वहाँ पे, किसी भी फील्ड में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। एंड जैसे आईआईटी में आप कैसे वहाँ के एकेडमिक्स को अगर कंपेयर करें तो जैसे एक 11th 12th और जेई की जो प्रिपरेशन थी और फिर आईआईटी के अंदर जो एकेडमिक्स हैं, जो वहाँ का स्टडी लोड है, वो कंपेयर अगर करें बच्चे कि भाई बढ़ता है प्रिपरेशन के बाद आईआईटी में जाके या थोड़ा सा रिलैक्स होता है, कैसा रहता है? कहीं कॉन्सेप्ट वाइज बोलूँ तो थोड़ा वास्ट होता है। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं जो 11 12 तक रेस्ट्रिक्टेड हैं, पर यहाँ की एप्लीकेशन उससे बहुत ज़्यादा वाइड है, इसलिए पेपर इवेंचुअली बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। वहाँ पे कि कॉन्सेप्ट्स ही बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड हैं, तो और क्वेश्चंस पर थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हाँ, पढ़ाई की उतनी प्रेशर रहती नहीं है, स्टार्टिंग के फेज़ में तो बिल्कुल नहीं रहती और लोग एंड मोमेंट पे पढ़ रहे होते हैं, पर थोड़ा तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत डिफरेंस है, मतलब एक स्मूथ ट्रांजिशन मिल जाता है। ओके, गुड। एंड अब आईआईटी में जाने के बाद लाइक व्हाट आर दी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? आई एम प्लानिंग फॉर माई MS राइट नाउ। मुझे, क्योंकि मेरे को थोड़ा फाइनेंस के साइड मेरी थोड़ी इंक्लिनेशन है, तो अब देखता हूँ, अभी तो कुछ वैसे बोल नहीं सकता, पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट भी उस साइड ज़्यादा है, तो मैं उसी साइड थोड़ा परस्यू करना चाहता हूँ। अभी 3-4 साल हैं इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए, एग्जैक्टली करना क्या है। तो हाँ बिल्कुल, आईआईटीज़ में ये एक अच्छी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग के 1-2 साल में यू कैन डिसाइड कि आपको किस साइड जाना है, एंड वहाँ पर काफ़ी आपको ऑप्शंस मिलेंगे इस तरह के। एंड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो करंट जेई एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? पहला मैसेज तो ये रहेगा कि खुद से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि लोगों को बता सकते हो कि मैं ये कर लिया वो कर लिया, खुद को नहीं बता पाओगे रात में। और अपने आप पे बिलीव रखो, क्योंकि लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, और क्योंकि वो कोई स्पेशल नहीं है, और आईआईटी में जाने वाले हार्ड वर्क करते हैं, ना कि सबके सब जीनियस होते हैं वहाँ पे। तो प्रतीक के काफ़ी इंसाइट्स आपको मिले होंगे, एंड डेफिनेटली जो जेई की प्रिपरेशन की जर्नी होती है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रहती है, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी आपके ड्रीम आईआईटी तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू प्रतीक, आपने काफ़ी इंसाइटफुल बातें आज स्टूडेंट्स को बताई एंड उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू। वेलकम सर।